जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था और मौलिक अधिकार का हमने एक वर्ग समाप्त कर लिया था। कौन सा वर्ग था वो? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और बहुत अच्छे से उसको जान लिया होगा और उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, आज हम इसी का अगला वर्ग स्टार्ट करेंगे, अगली कैटेगरी की स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमने पढ़ना है आज, उसको भी हम जानेंगे। तो इसका आर्टिकल क्या होगा? तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कल 14 से 18 हमने कवर कर लिया था, तो आइए जानते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या है। अनुच्छेद 19। जो अनुच्छेद 19 है, ये हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? तो ये पहले हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता था, लेकिन वर्तमान में ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता की बात ये करता है आर्टिकल 19। ठीक है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो ये हमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता कौन कौन सी है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट का कै। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? आर्टिकल 19 के फर्स्ट का कै। ठीक है भाई, क्या समझे यहां से? यानी कि क्लोज का भी सब क्लोज है, यानी कि 19 का फर्स्ट भाग है और भाग का भी भाग है, फिर 19 कै। ठीक है, और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया 19 के फर्स्ट में? इसमें प्रावधान है किसका? बोलने का, यानी कि वाक, बोलने का, अभिव्यक्ति का, बोलने का और अभिव्यक्ति का, या जो भी हम कुछ भी भाषण स्पीच वगैरह देते हैं, तो सब प्रावधान किस में किया गया है? वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के कै में किया गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूं, तो ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट के तहत मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, बोलने का, आप बोल रहे हैं कुछ भी किसी के साथ भी, तो ये अधिकार है हमारा बोलने का। ठीक है, दूसरी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी कि जो भी कुछ हमारे मन में विचार आते हैं और उसको फिर हम व्यक्त करते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, बोलकर कर देते हैं, गाकर कर देते हैं, नाचकर कर देते हैं, या कविता लिखकर कर देते हैं। ठीक है ना भैया, इशारों से कर देते हैं कुछ व्यक्त। जैसे किसी को देखकर मेरे मन में कोई भी विचार आता है और विचार आया, तो वो भी मेरी स्वतंत्रता है और मैं उसको बोलकर व्यक्त कर रहा हूं कि ये विचार आया है मेरे मन में भी, या ये मेरे मन में चल रहा है। ये इसको गाकर मैं व्यक्त कर दूं या नाच कर व्यक्त कर दूं, तो इसको क्या कहते हैं? हम इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषण देना यानी कि स्पीच देते हैं, स्टेज पर जाकर हम कोई भाषण देते हैं, तो ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या हमें साफ स्वतंत्रता देता है तीनों चीज की। ठीक है भाई, और इसी में प्रावधान किया गया है किसका? मीडिया का। ठीक है, प्रेस का प्रावधान भी इसी में किया गया है। क्या कहा गया है कि मीडिया को पूरी छूट दी गई है, पूरी स्वतंत्रता मीडिया को दी गई है। ठीक है, यानी कि जो चीजें लीगल होगी, ठीक है, उनको कहीं पर भी पूछने का अधिकार किसी से भी, ठीक है, तो अधिकार मीडिया को है, लेकिन कानूनी तरीके से वो पूछ सकती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं पूछ सकती है मीडिया भी। ठीक है, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है मीडिया के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट के कैमेस का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का फर्स्ट का है। ठीक है, इसमें किस चीज का प्रावधान है? इसमें प्रावधान किया गया है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के
आंदोलन या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, या सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ख क्या कहता है कि शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आंदोलन या सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि जैसे हम देखते हैं, यदि हमें प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी आंदोलन करना है इकट्ठे होकर, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ख हमें ये स्वतंत्रता देता है कि आप यदि आंदोलन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, तो आप बिना हथियारों के, हथियार लैस होना चाहिए, ठीक है, और शांतिपूर्ण होना चाहिए। कोई भी उसमें आवाज या रुक्का नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी हुड़दंग वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले की बात है, 3 कृषि कानून बिल था और किसानों ने कई साल तक दिल्ली में आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। तो वो उनकी स्वतंत्रता थी आंदोलन करने की, सरकार भी उनको मना नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वही तो होते हैं मौलिक अधिकार, कि जिसे ना ही तो कोई सरकार छीन सकती है और ना ही कोई हमसे व्यक्ति छीन सकता है, उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा आंदोलन करने का भी। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि सरकार के खिलाफ नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजगार के लिए आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के, और शांतिपूर्ण होना चाहिए आंदोलन, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ग। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ग, इसमें क्या कहा गया है? यहाँ पर तो बोलने की होगी, यहाँ शांतिपूर्ण होगी तरीके से सम्मेलन करने की। ठीक है, और 19 फर्स्ट के ग में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ग में ये चीज दी हुई है कि आप संघ या संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात किसमें है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ग में है कि आप संघ या संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई संघ बनाना हो, जैसे हमारे देश में आप देख रहे होंगे संघ है, यानी कि जो पार्टियां हैं, जैसे पार्टी कौन सी राजनीतिक पार्टी हो जाती है, या कोई संगठन जैसे बजरंग दल हो जाता है, हिंदू विश्व परिषद हो जाता है, तो ये सब संगठन बने हुए हैं। तो इसका अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, और 21 आर्टिकल के तहत मिला है हमको, आर्टिकल 19 के तहत ये मिला है। कोई भी आप संघ बना लो, कोई भी संगठन बना लो, लेकिन वो संघ या संगठन कानूनी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी को हानि न पहुंचाता हो, किसी के मौलिक अधिकारों को हानि न पहुंचाता हो, ऐसा संगठन होना चाहिए। यानी कि वो देश की जो एकता और अखंडता है उसको कोई हानि न पहुंचाता हो, ऐसा आप संगठन या संघ बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 फर्स्ट का घ। इसमें क्या है? इसमें है चारों ओर, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, या कहे चारों ओर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 फर्स्ट के ग में चारों ओर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी कि 19 फर्स्ट का 4 कहें तो 4 में क्या है? चारों ओर घूमना है, 4 से ही 4 बनेगा और 4 से चारों ओर घूमना बनेगा, ऐसे याद कर लेना आप इसको। चारों ओर घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी किसमें है भैया? आर्टिकल 19 में दी गई है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए इसमें, ऐसे इलाकों में नहीं जाना चाहिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां पर सरकार का नियंत्रण है, जहां खतरा हो सकता है आपको, जहां आपकी सुरक्षा में बाधा आ सकती है, उस जगह पर आप नहीं घूम फिर सकते। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर कहने लग जाओ कि हटाओ, हमें तो पाकिस्तानी देखने कैसे होते हैं पाकिस्तानी लोग, ठीक है ना भाई, तो वहां पर आपके लिए खतरा है। आप मान ये नहीं कहोगे कि ये हमारे मौलिक अधिकार है, हम घूम फिर सकते हैं, नहीं, वो आपकी जान को वहां पर खतरा हो सकता है, आप वहां पर नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी के रूम में ही जाकर चले जाओगे,
कहोगे कि हमारा मौलिक अधिकार है। आपके मौलिक अधिकार केवल तब तक ही आपके लिए है जब तक दूसरे के मौलिक अधिकारों को ठेस न पहुंचे। ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पता चला आप कहीं पर भी घूम रहे हो, जिस क्षेत्र में पाबंदी है वहां पर भी जा रहे हो, कह रहे हो कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये गलत है। ठीक है, केवल कहां पर जा सकते हैं आप, जो वैलिड क्षेत्र है। ठीक है, घूम फिर सकते हैं, और इसमें शर्त क्या है कि आप ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जो प्रतिबंधित एरिया होगा। चलो इसको भी आप समझे होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 फर्स्ट का अंगा। और इसमें क्या बात कही गई है आर्टिकल 19 फर्स्ट के अंगा में, इसमें कहा गया है कि जैसे ही आप चारों ओर घूम फिर रहे हैं, आप दिल्ली गए और दिल्ली में आपका मन लग गया, तो आप वहां पर निवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, या हमेशा के लिए बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, देखो कितना अच्छा संविधान है, कितना सोच समझ कर बनाया गया है। क्या कहा गया पहले कि बोलने, व्यक्ति भाषण देने की स्वतंत्रता। यदि बोलोगे आप तो क्या कर सकते हो, आंदोलन भी कर सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो बोलकर, और जब सम्मेलन हुआ, व्यक्ति इकट्ठे हुए, तो व्यक्तियों से आप एक सभा या संगठन भी बना सकते हो। ठीक है भाई। फिर क्या है, 4 से 4 है, और 4 से क्या है, चारों ओर घूम फिर सकते हो। जब चारों ओर घूम फिर सकते हो, और चारों ओर घूमने फिरने के बाद आपका मन लग गया किसी राज्य में, तो आप वहां पर कुछ समय के लिए निवास कर सकते हो, या वहां पर जमीन लेकर हमेशा के लिए बस भी सकते हो। ठीक है, ये स्वतंत्र देता है आर्टिकल 19 फर्स्ट का अंग है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट का इया। क्या बोलेंगे, आर्टिकल 19 फर्स्ट का इया। ठीक है, और इसमें क्या बात कही गई है आर्टिकल 19 फर्स्ट के इया में, इसमें कहा गया है आपको कि इसमें तो क्या है, निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया आपको, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, क्या है भाई, संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये किसमें है आपका संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 19 फर्स्ट के जिसमें बोलेंगे इया में ये अधिकार दिया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार, आपका जो संपत्ति रखने का अधिकार है वो कैसा होगा, मौलिक अधिकार होगा। लेकिन मैंने पहले क्लास में इससे क्या बताया था आपको कि इसको 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संविधान से अलग निकाल दिया था, यानी कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग निकाल कर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसके संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 कै में इसको ऐड कर दिया गया था। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो आपको याद रख लेना है 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 19 के फर्स्ट की चेक की। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें है यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, अपने जीवन निर्वाह, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि चौथे में चारों ओर घुमा फिरा, कहीं पर मन लगा तो बस गया, वहां पर बस गया, तो बसने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, संपत्ति की आवश्यकता होगी। और जब संपत्ति लेकर बस गया तो जीवन निर्वाह करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, उसको व्यापार की आवश्यकता होगी। यानी कि व्यक्ति कहीं पर भी जाकर कुछ भी व्यापार शुरू कर सकता है, ऑटो चला सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, कोई दुकान खोल सकता है, कपड़े बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि वो व्यापार कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कच्ची शराब बेचने लग जाओ कहीं पर जाकर, ठीक है, तो वो गैर कानूनी है। व्यापार कैसा होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्र देता है हमें कितने प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार की देता था पहले हमें आर्टिकल 19 स्वतंत्रता। अब वर्तमान में 6 प्रकार की देता है। एक कौन सी कम की गई, ये वाली इसमें से कम कर दी गई है। ठीक है भाई, इस चीज को आप समझ गए होंगे। और जरूरी नहीं यहाँ पर कै ख गै घई आए, यहाँ पर आप ABCDEFG भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात कर ली हमने आर्टिकल 19 की। ठीक है,
अब बात हम करते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद 20 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना भाई। इसके बारे में अनुच्छेद 20, कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। ये कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। क्या कहता है ये, दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। और जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये लिख दिया मैंने, दो सिद्धि में संरक्षण। अब इसमें तीन बातें कही गई है, और तीन बातें क्या कही गई है वो आप लिखेंगे। कहा गया इसमें नंबर एक बात है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उस पर लगा आरोप सिद्ध न हो जाए, या किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उस पर हाईकोर्ट कोई सजा न सुना दे, जिस पर कोई कोर्ट सजा न सुना दे तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करा देता है थाने में तो मुजरिम हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, जब तक उस पर लगा आरोप सिद्ध नहीं होगा, कोर्ट जब तक उसको अपराधी नहीं मानेगा तब तक व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। किसमें बात कही गई है, आर्टिकल 20 में कही गई है। आप इसको छाप लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। दूसरी बात क्या कही गई है, एक अपराध के लिए केवल एक सजा का प्रावधान होगा, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति ने यदि एक अपराध किया है तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी, दूसरी बार सजा उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह हो गई। अब तीसरी बात इसमें नोट करेंगे। तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसको पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस वाले, तो उसको उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि तू अपने खिलाफ गवाही दे कि तूने ये काम किया, तूने अपराध किया है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात भी किसमें कही गई है, आर्टिकल 20 में कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस बात को, तीनों चीज भी हैं आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, आर्टिकल 21 की, अनुच्छेद 21 की हम बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोनों चीज अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली चीज अलग है, ठीक है भाई। आइए जानेंगे इनको भी क्या होती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो प्राण है ये कहता है कि आपको आपके प्राणों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित जो नियम कानून होंगे उससे ही आपके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। जैसे कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है फांसी की और उसको उसके प्राणों से वंचित कर लिया जाता है, केवल विधि के द्वारा होगा ऐसा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये भी बात है कि हम खुद भी नहीं कर सकता व्यक्ति, यानी कि आत्महत्या भी नहीं कर सकता है व्यक्ति कोई भी, ठीक है। आत्महत्या पर भी रोक लगाई गई है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। यदि आप आत्महत्या करते पाए गए हैं और आत्महत्या यदि आपने कर ली तो मर गया कोई व्यक्ति जिसने भी आत्महत्या की है तो उसको तो सजा नहीं होगी, अब मरे हुए को क्या सजा देंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ पाया जाता है और वो बच जाता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी और आईपीसी की धारा 309 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ होगी कि बताइए आपने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया। जब कोई और आपके प्राण नहीं ले सकता तो आप कौन होते हैं खुद अपने प्राण लेने वाले, ठीक है। कहती है पुलिस कि आप इस देश के एक अभिन्न नागरिक है, आप जब भी मरिएगा जब आपकी मौत आएगी, अन्यथा आप अपने प्राण ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है हमारा भारतीय संविधान, ठीक है ना भाई। अपने प्राणों पर भी लेने पर रोक लगाई गई है इसके तहत, ठीक है। इसी में कही गई है बात हेल्थ की, ठीक है। हेल्थ की बात भी इसी के अंतर्गत की गई है। यानी कि जैसे हम देखते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हेल्थ का, कोरोना काल में क्या किया था सरकार ने, फ्री दवाइयां प्रोवाइड कराई, वैक्सीनेशन कराया, ठीक है, इलाज मुफ्त में हुए लोगों के,
तो यानी कि किसके लिए, प्राण बचाने के लिए किए थे केवल। ठीक है, तो यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकते, सरकार क्या करेगी, आपकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दैहिक स्वतंत्रता की। दैहिक स्वतंत्रता क्या है? दैहिक स्वतंत्रता ये है, जैसे आपकी निजता का हो गया अधिकार, ये तो आपकी प्राण हो गए, ये होगी शारीरिक क्रिया। ठीक है, जैसे आपकी निजता का अधिकार हो जाता है। ठीक है भाई, निजता का अधिकार, निजता के अधिकार में जैसे आपकी प्राइवेसी होती है, आपकी प्राइवेसी से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं पूछ सकता जबरदस्ती। ठीक है, आपके जो फोन है इसका लॉक भी आपसे जबरदस्ती कोई नहीं पूछ सकता। आर्टिकल 21 का ये हनन बताया गया है। ठीक है, निजता का अधिकार यानी किसी को क्या कहा गया है, दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि उसकी देह की जो स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें है ये आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 के तहत ही आपको प्रावधान किसका है, नींद का, सोने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप सो रहे हैं और आपको कोई उठाता है तो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन रहा है। ठीक है, और ऐसा मत कर देना कि मम्मी आपको सुबह ही उठाए और तुम कहो कि हमारा मौलिक अधिकार है और आपको फिर चप्पल चप्पल से पिटाई हो आपकी। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार दिया गया है इसके तहत। ठीक है भाई, ये बात आप समझ गए होंगे। इसी में प्रावधान है फिर नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये प्रावधान संबंधित है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना किसका काम होगा, ये सरकार का काम होगा। ठीक है, यानी कि ये भी किससे संबंधित है, थोड़ा सा मिलता जुलता किससे है, जीवन जीने से, कि यदि आप शिक्षित ही नहीं होंगे, अशिक्षित होंगे तो आपका जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। तो आप एक काम करिए, इसी में आर्टिकल 21A जोड़ दिया और 21A में कह दिया कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे सरकारी स्कूल जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, उनमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री में दी जाती है बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो किसके तहत, आर्टिकल 21A के तहत। और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको इसका आर्टिकल 21A के तहत उनकी हेल्थ का ख्याल भी रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जैसे जब बच्चा होता है गवर्नमेंट अस्पताल में, उसको टीका लगता है, वैक्सीनेशन उसका होता है, खसरे का होता है, टीबी का होता है, पोलियो का टीका लगता है उसको। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ख्याल भी इसी में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रख लेनी है कि इसको कब जोड़ा गया था संविधान में, तो आप याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन होता है और ये कब हुआ था, सन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A को। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, ये कहता है गिरफ्तारियों में संरक्षण, गिरफ्तारियों में संरक्षण। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर लेता है, कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर लेता है, तो ये उसके तहत कुछ बातें कहता है कि गिरफ्तारियों में संरक्षण कैसे दिया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उसको उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत नहीं करा दिया जाता। यदि गिरफ्तार कर रहा है कोई पुलिस वाला तो व्यक्ति को बताएगा, क्या बताएगा, कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, तब वो उसको गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है भाई, एक बात तो ये हुई इसमें, ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में जो मैंने भी बताया। दूसरी बात क्या है इसमें, कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है
वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। जो गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का वकील कर सकता है। दो बात। तीसरी बात और क्या कही गई है, क्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे से अधिक हवालात में बंद नहीं रख सकते। 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होता है हर हाल में। तो किसमें है बात, आर्टिकल 22 में ये बात कही गई है, यानी कि 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को आप हवालात में बंद नहीं रख सकते, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही होगा। ये बात किसमें है, आर्टिकल 22 में यह बात कही गई है। आपको देखो आज कितनी अच्छी बातें पता चली है। दो सिद्धि में जो संरक्षण मैंने आप लोगों को बताया है और गिरफ्तारियों में जो संरक्षण मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। या और भी कोई आर्टिकल आप ले लीजिए कि जो इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर, हमें बताते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, किस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, यदि गिरफ्तार कर ले जाओगे तो हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको कौन सिखाते हैं, हमारे मौलिक अधिकार सिखाते हैं, हमारा संविधान सिखाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आर्टिकल 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 21A क्या है और 22 क्या है, ठीक है। और जो जो मैंने बोला है आप लोगों को, इसमें आप लोगों ने उस चीजों को लिख लिया होगा अपनी नोट में, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपने आज की जो वीडियो होगी हमारी बहुत अच्छे से देखी होगी और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा और समझा होगा, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी हमारी वीडियो का लिंक सेंड करिएगा ताकि उनको भी जीएस बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ने को मिल सके, ठीक है भाई। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।